Hello viewer, welcome back to Takla Coder. वीडियो को पूरा देखना and if it is meaningful and you learn something from this video, please do consider subscribe and press the bell icon for more such videos. So today we are going to solve Geeks for Geeks problem of the day. It is a beginner friendly one, but don't forget to underestimate it. इस प्रॉब्लम में आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं like about array manipulation, and if you have ever wondered how to change arrays structure based on its element, so this is for you. Let's get started. तो सिंपली हमें गूगल पर आना है एंड CHC प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करना है। देन जो हमारे पास पहले लिंक आ रही है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ द डे पेज पर जो प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देन ये रही हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में समझाता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना होता है, फिर एग्जाम्पल से समझना होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है, एंड कंस्ट्रेंट्स को देखकर उसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं और जो हमारे वेरिएबल्स की लेंथ होती है उनको देख के हमारे कोड को हमको ऑप्टिमाइज तरीके से सोचना होता है ताकि वो हर एक टेस्ट केस पर अच्छे से रन कर सकें। सो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे रिटर्न द मॉडिफाइड एरे इन सच अ वे दैट इफ द करंट एंड नेक्स्ट नंबर इज वैलिड नंबर एंड आर द इक्वल देन द डबल the current number value and replace the next number with the 0. After the modification, rearrange the array such that all the zeros are shifted to the end. मतलब हमें क्या करना है कि अगर हमारा एरे ऑफ पाई मतलब पहला एलिमेंट और उसके बगल वाला एलिमेंट दोनों इक्वल होते हैं तो क्या करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट में दोनों का सम डाल देना है और सेकंड वाले एलिमेंट को 0 कर देना है। और साथ में एट द लास्ट ये सारा काम करने के बाद में जितने भी जीरोस है उन सबको बैकवर्ड लेके जाना, लास्ट में लेके जाना है। अब यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है, assume 0 as the invalid number and all other as a valid number. The sequence of the valid number is present in the same order. इसका मतलब है कि जो जीरोस हैं उन्हें इनवैलिड मान लिया है, मतलब अगर 0 और 0 सेम आते हैं तो वहाँ कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना। मतलब एक कंडीशन हमारी मतलब एंड में लग जाएगी कि अगर इंडेक्स हमारा उस इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो अगर 0 है तो हम अगले वाले एलिमेंट को चेक ही नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो है टाइम सेव करेंगे वहाँ पे। सो अब यहाँ पे हम पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, हमारा जो एरे है 220408 और यहाँ पे हमारा आउटपुट आया है 448000। सो ये आया कैसे, स्टार्टिंग दो एलिमेंट 2 हैं, दोनों को 8 किया तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 4 हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास 4 और 8 दोनों पहले से एरे में प्रेजेंट थे तो सिंपली फिर जब हम जीरोस को पीछे लेके जाएंगे तो सारे एलिमेंट अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी उतने ही अच्छे से दिया है जैसे मैं समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में कैसे पूरा एंटायर हमारा जो आउटपुट एरे है वो बना है। सेकेंड एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं 02220660008। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ इन्होंने ये समझाई है कि सेकेंड एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि अगर 3 नंबर एक साथ में एक आ रहे हैं तो हमारा काम क्या है कि हम पहले स्टार्टिंग में 2 नंबर को चेंज कर लिया, फिर अगला नंबर तो 0 हो जाएगा, तो उसके बाद वाला जो नंबर होगा उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। सो हम एक्सप्लेनेशन में भी समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है कि ऑर्डर ऑफ एन में हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखना है। इसका मतलब लूप के अंदर लूप आप नहीं लगा सकते या मल्टीपल टाइम आप इसको रन नहीं करा सकते, मतलब जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में समझ में नहीं आता प्रोग्राम में कि कैसे कैलकुलेट करें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के समझा सकता हूँ कि कैसे एक्चुअल में हम हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम के लिए दिए हुए हैं। एरे का जो साइज़ है वो 10⁵ हो सकता है, उसके इक्वल में हो सकता है, और जो हमारे एरे का पर्टिकुलर वेरिएबल है वो 10⁻6 हो सकता है। तो अगर आपको पता नहीं कि 10⁻6 में किस पर्टिकुलर डेटा टाइप तक हम वैल्यूज़ रख सकते हैं तो मैं बता दूँ कि इंटीजर 10⁻6 तक वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है। और साथ में अगर आपको जानना है कि और कौन कौन से डेटा टाइप है, किस किस रेंज तक वैल्यूज रख सकते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो अब मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में आपको कोड करना कैसे है। तो पहले मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि मैं एक्चुअल में प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड पहले कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। सो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में मैं इसकी क्या अप्रोच आपको समझाने वाला हूँ। इनिशियली मैं एक एरे इनपुट में ले रहा हूँ 2233। सो इसका आउटपुट आने वाला है 4600। अब बात कर लेते हैं जो कंडीशन हमें दी हुई थी उसे हमें हर बार चेक करना है कि एरे ऑफ आई और एरे ऑफ आई +1 दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो एरे ऑफ आई में दोनों का सबमिशन कर देंगे
और एरे ऑफ आई प्लस 1 में हम 0 पुट कर देंगे। सो अब यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर एरे को, हमारी आई को 0 से n-1 तक चलाएंगे, मतलब लास्ट इंडेक्स से एक पीछे तक। सो अगर एरे ऑफ आई हमारा 0 है तो उसके लिए हमारे पास एलिमेंट है 2। देन एरे ऑफ आई प्लस 1 के लिए हमारे पास 2 है, मतलब दोनों सेम हो गए। सो हमारा जो मॉडिफाइड एरे होगा वो क्या हो जाएगा, 4 0 3 3। अब हमारा आई जाएगा फर्स्ट वाली इंडेक्स पे, लेकिन फर्स्ट वाली इंडेक्स पे हमारे पास 0 है और सेकंड वाली इंडेक्स पे हमारे पास 3 है, और दोनों कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आई सेकंड एलिमेंट पर जाएगा, वहाँ पर आई की जो वैल्यू है 3 है, देन आई प्लस 1 की जो वैल्यू हमारे पास वो भी 3 है, तो दोनों का एडिशन होगा और हमारा मॉडिफाइड एरे क्या हो जाएगा, 4 6 0 0। और हर बार जब हम एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब एरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब इसके बाद में अब मैं बात करूँ तुमसे कि इसके बाद में हमारे पास क्या आने वाला है। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो आउटपुट 4 0 6 0 आ चुका है, पर हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या है, 4 6 0 0। सो हम हमारे सारे चीज़ को बैक कैसे लेके जाएंगे, लास्ट में कैसे लेके जाएंगे, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। इनिशियली मैं एक इंटीजर एरे बना लूँगा नया, न्यू एरे नाम से, 5 लेंथ रहेगी उसकी, ठीक है, 4 लेंथ का बनाना है बेसिकली। उसके बाद में मैंने एक जे वेरिएबल बना लिया जो उसके इंडेक्स को काउंट करके रखा है, कहाँ तक हमने वेरिएबल्स को एंटर कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और नेक्स्ट कौन सा इंडेक्स है। और एक सी रहेगा जो काउंट करेगा कितने टोटल जीरोस आने वाले हमारे पास में। उसके बाद में आई जो रहेगा वो इटरेट करेगा हमारे पुराने एरे पर। फिर मैं पुराने एरे पर हमारा लूप स्टार्ट करूँगा, आई स्टार्टिंग 0 से तो आई लेस देन n तक। उसके बाद में जब जब मुझे नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलेगा, मतलब जो ज़ीरो नहीं है, लाइक हमारे इस एग्जांपल में 4 और 6 ज़ीरो नहीं है, तो जब भी वो मिलेंगे उन्हें मैं न्यू एरे के इंडेक्स जे पर डाल दूंगा। जैसे अब स्टार्टिंग में हमारे पास 4 आएगा तो 4 को 0th इंडेक्स पर डाल देंगे क्योंकि हमारा जे कहाँ है, 0th इंडेक्स पे है। उसके बाद में अब जे को एक इंक्रीज़ भी कर दिया है, नेक्स्ट टाइम 0 आया तो हम उसको नहीं लेंगे, उसकी जगह पे क्या करेंगे, सी को इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद में जब हमारा 6 आएगा तो हम उसको एरे के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट क्या क्या हो चुका है, 4 हो चुका है, देन 6 हो चुका है, और 0 का एक काउंट बढ़ चुका है। उसके बाद में लास्ट एलिमेंट भी हमारा 0 है, लास्ट इंडेक्स पे भी, तो उसके लिए भी एक काउंट बढ़ जाएगा। तो अब हमारा सी हो चुका है 2, और हमारे न्यू एरे के अंदर है 4 और 6। सो अब हम एक सिंपल सा लूप लगाएंगे, जब तक हमारा सी 0 नहीं हो जाता हम एरे के जे में क्या करेंगे, 0 इंसर्ट करते जाएंगे, वो जे को एक आगे बढ़ाते जाएंगे, और साथ में जो हमारा सी है उसको एक डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो लास्ट में 2 एलिमेंट्स और, मतलब 4 6 0 0 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल सोल्यूशन कि हम कैसे इंटायर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर एंड सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो अब हम आ चुके हैं हमारे कोड एडिटर पर, हमारी GHG की वेबसाइट पर। यहाँ पर राइट साइड में हमारा कोड एडिटर है। मैं C++ में कोड सॉल्व करने वाला हूँ ये प्रॉब्लम को। अगर आपको किसी और प्रॉब्लम में या किसी और लैंग्वेज में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हमारे पास एक तो क्लास बनी हुई है, अगर आपको क्लास की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उतना ध्यान मत दीजिए। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, उसमें हमें वेक्टर इंट रिटर्न करना है। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूँ, ये एक टाइप का डायनेमिक एरे होता है जिसमें हम साइज़ नहीं भी दें तो जितने आप एलिमेंट पुश करोगे उतना ये साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा। तो सिंपल सा सिंटैक्स होता है इसे क्रिएट करने का। वेक्टर उसके जो एंगुलर ब्रैकेट होते हैं उनके अंदर में देना होता है डेटा टाइप, कि किस पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर होने वाली हैं। देन इसका नाम लिखना है एंड सेमीकोलन लगा देना है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था इनिशियली हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। पहले मैं एक वेरिएबल से बना लेता हूँ, हमारे इंट आई बना लिया है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया, जे को 0 से इनिशियलाइज कर लिया और सी को भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा आई इक्वल टू 0, तो पहले से कर रखा है, तो सेमीकोलन आई लेस देन n-1 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। देन उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि इफ़ वाली कंडीशन लगा लेते हैं हमारी, कि इफ़ एरे ऑफ आई एंड, अब मैं यहाँ पे एरे ऑफ आई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर एरे ऑफ आई 0 है तो मुझे चेक ही नहीं करना, मुझे आगे अपना जो क्या बोलते हैं कंप्यूटेशनल पावर लगाना ही नहीं है, टाइम को बचाना है यहाँ पे। तो इसलिए मैं सबसे पहले एरे ऑफ आई लिख दिया। अगर वो 0 होगा तो वहीं पे फॉल्स हो जाएगा, एंड की कंडीशन में आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब एंड की कंडीशन में हमें क्या लिखना है कि एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1 हो जाता है, जो हमें क्वेश्चन में समझाया था। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे ऑफ आई है उसको चेंज कर देंगे एरे ऑफ आई प्लस 1 से। सो मैंने इसको दोनों को एडिशन कर दिया है, दोनों का आई प्लस 1। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा एरे ऑफ आई प्लस 1 है, जो नेक्स्ट इंडेक्स है, उसको 0 कर देना है। तो उसको सक्सेसफुली मैंने 0 कर दिया।
उसके बाद में अब ये हमारा काम हो चुका है, उसमें जो हमारा एक्चुअल एरे दिया हुआ था उसमें मॉडिफिकेशन का काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमारे जो नॉन इंटीजर वैल्यूज़ हैं हमारे एरे के अंदर, उन सबको एक्सट्रैक्ट करके हमारे आंसर वेक्टर में पुश करना है। तो सिंपल सा एक लूप लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप लगाने वाला हूँ, ऑटो आई कॉलन एरे। सो अगर आपको फॉर ईच लूप नहीं पता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो इनिशियली अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरा एरे ऑफ आई, मैंने सिंपल एरे ऑफ आई लिखूंगा, अगर वहाँ पे 0 होगा तो वो इफ़ की कंडीशन में जाएगा ही नहीं। तो एरे ऑफ आई मैंने लिखा, देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको आंसर के अंदर पुश बैक कर देता हूँ, पुश अंडरस्कोर बैक। क्या करना है, मैं आई को पुश कर देना है अगर वो 0 नहीं है तो, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो। अब देखो पुश बैक क्या होता है वेक्टर के अंदर, जब भी हमें कोई एलिमेंट उसके लास्ट में डालना होता है तो हम पुश बैक फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई को लास्ट में डाल दिया। हम मान लेते हैं कि अगर वो 0 आ गया तो क्या करना है, हमें सी का काउंट बढ़ाना है, जैसा मैंने आपको समझा दिया पहले ही। अब हमारा ये काम हो चुका है कि सारे जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो हमारे आंसर के अंदर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारे जो आंसर के अंदर रिमेनिंग जो जीरोस रह गए हैं जिसका काउंट सी में है, उसको हमें इंसर्ट करना है। तो मैं एक लूप लगा लूँगा, वाइल सी माइनस माइनस, देन इस टाइम मुझे क्या करना है, आंसर के अंदर पुश बैक करना है, पुश अंडरस्कोर बैक 0। फिर इससे होगा क्या कि हमारा जो सी है वो डिक्रीज़ भी होता रहेगा कंडीशन के अंदर ही। ठीक है, कंडीशन चेक हो गई कि वो 0 है या नहीं, फिर डिक्रीज़ हो जाएगा ऐसे करके, और हमारे आंसर के अंदर 0 पुश होता जाएगा। एंड एट द लास्ट में रिटर्न कर दूंगा आंसर को। हाँ, अब मैं चेक कर लेता हूँ कंपाइल एंड रन करा कर कि हमारा जो कोड है वो सैम्पल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं। सो हमारा जो कोड है बिट नेटवर्क इशू, वेट अ मिनट। सो एक्चुअली यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर आ चुका है, मैं यहाँ पे कंडीशन में AR लिख दिया था, ओनली ARR कर दिया है। और साथ में यहाँ से एक और प्रॉब्लम है कि हमारे पास एन वेरिएबल फंक्शन के पैरामीटर्स में दिया हुआ नहीं है। तो सिंपल मैं एक एन वेरिएबल भी बना लेता हूँ, और जो हमारा वेक्टर होता है उसका साइज़ निकालने के लिए एक फंक्शन होता है साइज़ फंक्शन, और हम इसे डॉट ऑपरेटर के साथ में ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैंने एरे डॉट साइज़ लिखा, उसके ब्रैकेट्स लगाए, देन सेमीकोलन लिखा। अभी हमारा इशू सॉल्व हो चुका है। सो अब अगेन मैं कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेता हूँ कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे चल रहा है या नहीं। सो तो इसमें एक आउटपुट डिफरेंस आ रहा है, सारे ज़ीरोस आ रहे हैं। लेट मी चेक द कोड वंस एंड बना लिया वेक्टर, एंड देन यहाँ पे कंडीशन ये सारी चीज़ें ठीक है। ओके, तो जो ऑटो आई एरे जो मतलब फॉर ईच लूप होता है वो क्या करता है कि इंडेक्स नहीं देता, हमें डायरेक्टली वैल्यूज़ दे देता है। मैंने गलती से वो इंडेक्स समझ लिया, लाइक रिटर्न कर दिया, लाइक लिख दिया था। तो मैं इसे करेक्ट करके कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेता हूँ कि कोड सही से मतलब ठीकली परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, मतलब जो सैम्पल टेस्ट केस होता है उस पर रन हो गया है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि इस पर जितने भी टेस्ट केस लगे हुए हैं कि उनको सक्सेसफुली पास कर पा रहा है या नहीं। सो या हमारा जो कोड है वो सारे टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे? You worked with arrays and learn how to modify elements in place based on certain condition. We use a single loop to keep the solution efficient. And most importantly, we solve the problem in a clear and structured way, which is key in programming. If you found this explanation helpful, don't forget to hit the like button and subscribe to Takla Coder. Let me know in the comments box if you have any doubt or want to see more problem explanation like this. Keep watching, keep coding, and as always, stay curious. I will be see you in the next video. Thank you so much.